हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वाले क्लास में हम लोग लेबोरेटरी टेस्ट को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिए थे कि दो तरीके के टेस्ट हम लोग पढ़ेंगे कॉम्पैक्शन करने के लिए। एक का नाम होगा स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, दूसरे का नाम होगा मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट। अब ये किसने दिया था? इस मेथड्स को, इस टेस्ट को साइंटिस्ट आर प्रॉक्टर ने दिया था, इसलिए वो प्रॉक्टर टेस्ट कहलाता है। अब पहले जो उन्होंने मेथड दिया वो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर कहलाया। उसमें उन्होंने जो हथौड़े का, जो हैमर का वेट दिया, कितने हाइट से उसको गिराना है ये दिया, उसके बाद कितने लेयर्स के सॉयल बनाने हैं ये जो स्पेसिफिकेशन वो दिए। इन सारे को क्या किए, वो चेंज कर दिए कुछ टाइम के बाद। स्टार्टिंग में एक वैल्यू दिए, वो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट कहलाया। बाद में रियलाइज़ हुआ कि और अच्छा रिजल्ट चाहिए तो वैल्यूज़ को बढ़ाना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ों को क्या किए, चेंज किए। तो जो जो चीज़ वो बढ़ाए वो टेस्ट हुआ। सब कुछ टेस्ट बिल्कुल सेम तरीके से, बस क्योंकि सारे चीज़ों को इंक्रीज़ कर दिए, हाइट को इंक्रीज़ कर दिए, हैमर के वेट को इंक्रीज़ कर दिए, लेयर्स को इंक्रीज़ कर दिए, तो वही स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट कहलाएगा। तो जो हम लोग अभी स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में आज पढ़ेंगे वही हम लोग कल मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में भी पढ़ेंगे। इसमें आपको कोई भी कुछ नया आपको जो होगा वो इसमें नहीं होगा। जो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर पढ़िएगा, जो मेथड आज आप पढ़ने वाले हैं, कल वही चीज़ आपको मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में भी पढ़ना है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सेमेस्टर की बात करें तो बहुत आसान हो जाता है इस कॉम्पैक्शन के अंदर से टेस्ट को एग्ज़ाम के लिए याद रखना, क्योंकि आपको चीज़ एक ही याद रखना है। एग्ज़ाम में कोई एक पूछने वाला है दोनों में से, और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के हिसाब से। दोनों में से किसी के भी पूछने के चांसेस, और फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन, ये तीन क्वेश्चंस ऐसे हैं कि इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, और आपको ये तीनों चीज़ आसान लगेगा। उम्मीद करते हैं कि आज हम जब आपको सारी चीज़ पढ़ाएंगे, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर आप पढ़ लिए तो मॉडिफाइड प्रॉक्टर भी आसान लगेगा। और जब इतने सारे लेक्चर्स देख लेंगे, उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन देखेंगे, तो आप कॉमन सेंस से ही आप अपना आंसर्स कर लेंगे कि किन किन चीज़ों से कॉम्पैक्शन में फ़र्क पड़ता है। सारी चीज़ें नोट्स में लिखी हुई हैं, आपको बस ध्यान से पढ़ना है और समझना है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। हम आपको एक आइडिया दिए थे लास्ट वाले क्लास में कि हम लोग क्या करते हैं। हम लोग कुछ इस तरीके का, हम लोगों का एक मोल्ड है जिसके अंदर हम लोग मिट्टी भरेंगे। कैसे भरेंगे? तो इसमें हम लोग लेयर्स में भरेंगे, तो 3 लेयर लेंगे स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट के लिए। ये हम लोगों का एक हथौड़ा है। अब ये हथौड़ा कैसा है, ये आप अंदर में अगर आप इसके देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का, ये जो फिगर है ये इसके अंदर में आपको बना हुआ है, और ये चारों तरफ से आपका बंद है। अब आप इसको जब ऊपर, इसमें ये आपको एक पिस्टन की तरह से दिया हुआ है, आप इसको जब ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये हैमर जो अभी आपका यहाँ नीचे की तरफ है, ये क्या होगा, ये इस तरीके से कनेक्टेड है। तो आप जब इसको ऊपर खींचेंगे तो ये हैमर क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। जैसे हम लोग साइकिल वगैरह में हवा भरते हैं तो एक पंप का हम लोग यूज़ करते हैं ना, उस तरीके का आपका ये आपका एक हैमर का इंस्ट्रूमेंट है। अब इसको आप ऊपर खींचे, यहाँ इसके ऊपर आप रखें मिट्टी के ऊपर, और फिर आप इसको छोड़ दिए। तो जब छोड़ दिए तो ये कितने हाइट जाएगा, तो ये दो आपको स्टैंडर्ड प्रॉक्टर और ये आपको मॉडिफाइड प्रॉक्टर, इन दोनों में ये हाइट का फ़र्क है। स्टैंडर्ड प्रॉक्टर में ये 305 mm, इसको राउंड फिगर में आप कह सकते हैं 1 फीट। तो 1 फीट के हाइट से ये आपको स्टैंडर्ड प्रॉक्टर में ये वाला जो हैमर होगा ये आपकी मिट्टी के ऊपर गिरेगा तो उसमें क्या होगा, कॉम्पैक्शन होगा। अब जो मिट्टी आप लेंगे, आप इस मिट्टी को पहले क्या करेंगे, एक इस तरीके से, एक अपने आप यहाँ देख लेंगे कि आपका सॉयल प्रिपेयर किया गया है, कि इसमें पहले पानी मिला दिया गया है। सॉयल को आप एक जगह पे कंटेनर में रखें, इसमें आप सॉयल को इस तरीके से रखें जैसे आटा रखते हैं, और इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएं। जितना पानी मिलाए वो सॉयल के वेट के हिसाब से आप निकाल लिए कि आप कितना पानी मिलाने वाले हैं, उतना ही लीटर आप पानी मिलाए, और आप बोल दिए कि आप जो है वो 5% पानी मिलाएं, फॉर एग्जाम्पल कि 5% पानी मिलाएं। अब इसका आप एक आटा की तरह से सॉइल को बना लिए। अब उस सॉइल को आप क्या किए, इस मोल्ड के अंदर में आप यहाँ पे एक लेयर पहले फिल किए इस तरीके से। तो अभी ये एक लेयर जो ये कॉम्पैक्शन के बाद होता है, तो आप क्या करेंगे कि कुछ इस तरीके से सॉइल को इसमें भर देंगे, और अब आप इसमें क्या करेंगे, कॉम्पैक्शन करेंगे। कैसे करेंगे कॉम्पैक्शन? सेम इस वाले इस प्लग को आप ऊपर की तरफ यहाँ खींचेंगे तो ये जो हैमर यहाँ पे है ये क्या होगा, ये ऊपर आकर के यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से जब आप इसको ड्रॉप करेंगे इसके ऊपर, एक लेयर के ऊपर, तो ये टोटल ड्रॉप का हाइट कितना हो जाएगा, 12 इंचेस, और इसी को हम लोग बोलेंगे 305 mm। अब 305 mm क्या होगा, इतने हाइट से ये हैमर जिसका वेट जो होगा वो 2.5 kg होगा। 2.5 kg का हैमर 1 फीट के हाइट से, 305 mm के हाइट से एक लेयर पे गिरेगा।
अब उसके बाद इस लेयर में क्या होगा, कॉम्पैक्शन होगा। तो कितनी बार गिरेगा, 25 बार गिरेगा। फिर उसके बाद फिर दूसरा लेयर रखेंगे, फिर उस पर भी सेम प्रोसेस, 25 बार ये 2.5 kg का हैमर 305 mm के हाइट से इस पर गिरेगा, कॉम्पैक्शन होगा। फिर उसके बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर से सॉइल को भरेंगे। अब 3 लेयर भर लेंगे, उसके बाद फिर से सेम चीज़ करेंगे। अब आपका सॉइल कॉम्पैक्ट हो गया। आप फील कर सकते हैं ना कि आप 25 या 75 बार आप क्या किए हैं, हैमर को इसके ऊपर गिराए हैं, तो आपका सॉइल में एक कॉम्पैक्शन आपको मिल गया है। अब प्रॉक्टर कहते हैं कि ये 75 बार जो आप ब्लोज दिए हैं, 25 बार हर लेयर में दिए हैं, तो ये सफिशियंट है आपके सॉइल को कॉम्पैक्ट करने के लिए। क्योंकि साइड पे जो कॉम्पैक्शन होना है उसी को आप लैब में कॉम्पैक्ट वैसा ही बनाना चाह रहे हैं, ताकि आप कुछ रेशियो निकाल सकें, आपको समझ में आ जाए कि साइट पे रोड पे एक्चुअल में कितना कॉम्पैक्शन होने के बाद डेंसिटी मिला होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मोल्ड के अंदर में आपको इस तरीके से सॉइल को फिल करना है कि आपका वो साइट के हिसाब से सिस्टम बताए। तो कैसे करना है, तो 25 ब्लो हर लेयर पे देते रहना है। ये कौन बताए, यह बताया आपको साइंटिस्ट प्रॉक्टर। ठीक है, अब आपका सॉइल कॉम्पैक्ट हो गया है। पानी आप मिलाए थे 5%, तो आप क्या करेंगे कि आप इसमें से एक टुकड़ा उठाएंगे सॉइल का। आपको पता है कि आप पानी 5% मिलाए थे, आप क्या करेंगे, गामा डी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, गामा डिवाइडेड बाई 1+W। ठीक है, अब दूसरा तरीका, मान लीजिए आप यहाँ पानी मिलाए, तो आप रैंडम पानी मिलाए, आप एग्जैक्टली तौल करके पानी नहीं मिला सके। आप पानी, क्योंकि क्या है एग्जैक्टली कई बार ऐसा होता है कि जार में पानी है, आप पानी डाले और आधा ही पानी में आपका काम हो गया। अब आप जो मेज़र करके लाए थे आप उतना नहीं डाल सके फॉर सम रीज़न, तो फिर आपका पानी एग्जैक्टली आपको डब्ल्यू जो है वो इनिशियली अगर पता नहीं चल सका, तो क्या करते हैं, इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा उठाना है मिट्टी का, पानी है उस मिट्टी के अंदर, लगभग 60 ग्राम से 100 ग्राम के बीच का सॉइल उठा लीजिए। चले जाइए ओवन ड्राइंग मेथड में, जो आप पढ़े थे चैप्टर नंबर 2 में, जिससे आप वाटर कंटेंट निकालते थे। ओवन ड्राइंग मेथड कीजिए, उससे वाटर कंटेंट निकाल लीजिए। अब आपको वाटर कंटेंट पता है, चाहे पहले पता रख लीजिए, चाहे ओवन ड्राई करके बाद में पता कर लीजिए। गामा आपको सॉइल का पहले से पता होगा, जो सॉइल आप लिए हैं। अब आपको निकालना है, ये है बल्क। आप एक सॉइल उठाए, उसका आप वेट निकाल लिए, उसका आप वॉल्यूम देख लिए, तो आपको एक गामा बल्क पता चल गया। ये तो इनिशियली ही आप निकाल सकते हैं, और डब्ल्यू आप टेस्ट करके ओवन ड्राइंग मेथड से निकाल लिए। इस रेशियो में रखिए, आपको गामा डी पता चल जाएगा। तो डब्ल्यू आप जो अभी निकाले, मान लीजिए आप यहाँ या तो 5% यहाँ निकाले, या ओवन ड्राइंग की और फिर पता चला आपको कि 5% है, या पता चला आपको कि 6% है। तो 6% पे आपको एक गामा डी मिल गया, मान लीजिए 14। फिर आप क्या किए, फिर से आप एक दूसरा मिट्टी बनाए। अब सेम टेस्ट को आप क्या किए, दोबारा रिपीट किए। जैसे आप यहाँ एक बार ये सारा चीज़ किए, एक डब्ल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग में एक गामा डी निकाले। फिर आप सेम अब एक क्या कीजिएगा, एक दूसरा सॉइल लीजिएगा, फिर से फ्रेश सॉइल। अब इस बार पानी थोड़ा ज़्यादा मिला दीजिएगा। आपको पता है पिछले बार आप पानी मिलाए थे, फॉर एग्जांपल एक 10 लीटर वाला पानी का एक डब्बा है, उससे आप पानी मिला दिए। अब इस बार क्या कीजिएगा, 15 लीटर पानी लीजिएगा। आपको पता है ज़्यादा पानी लेना है आपको, क्योंकि पहले जो लिए उससे ज़्यादा ही तो होगा ना। अगर ज़्यादा नहीं लेंगे तो जितना गामा डी मिला था पहले, उससे भी कम मिलेगा। अब इस बार क्या किया, पानी ज़्यादा कर दिए। मान लीजिए कि यहाँ डब्ल्यू आया था 6%, मान लीजिए अब यहाँ डब्ल्यू आता है 10%। फिर सेम उसी तरीके से गामा और डब्ल्यू आपको पता है, गामा डी निकालिए। मान लीजिए वो आपको मिला 16, यहाँ मिला 14। ठीक है, फिर आप और अब दोबारा फिर से सैंपल लिए, फिर आप पानी मिला दिए, मान लीजिए 15% मिला है, गामा मिला आपको 16.8। फिर आप पानी मिला दिया 18%, गामा मिला आपको 16.6। अब फिर आप पानी और बढ़ा दिए, आप 20% कर दिए, और गामा मिला आपको 16.2। अब ये सारे का जब गामा मिला, इस सारे को आप क्या किए, कर्व में यहाँ पे प्लॉट कर दिए। पहले 6% वाला पानी के लिए लगाए, तो गामा आया 14। फिर आप आए 10% वाले के लिए, उसके लिए आया आपको 16। फिर आप आए 15% वाले के लिए, इसके लिए आया 16.8। फिर उसके बाद मान लीजिए कि आपका ये नेक्स्ट वाला जो आया वो 18% के लिए 16.6 आया। और फिर उसके बाद आपका ये 20% वाले के लिए 16.2 आया। इस तरीके से कुछ आया। आप ये कर्व बनाए तो ये आपको इस तरीके से डाउनवर्ड कर्व आपको एक मिला। अब इसमें आपको दिख रहा है कि आप 5 टेस्ट किए, आप 6%, 10%, 15%, 18% और 20% पे किए। अब क्योंकि पानी को एग्जैक्टली 18% और 15% के बीच में आपको दिख रहा है कि पीक वैल्यू है, तो 16% पानी मिलाना पॉसिबल नहीं है एग्जैक्टली। तो आप क्या किया, आप ये 5 पॉइंट बनाए, आप इसको ऐसे जोड़े, आप इस लाइन को ऐसे जोड़े, ये सारा पॉइंट यहाँ पे आके मीट किया। अब आपको ये पॉइंट दिख रहा है
कि ये कॉर्नर है आपका, ये एज है आपका, तो यहाँ जितना पानी है वो पानी क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए थर्ड वाले पॉइंट पे 15% था यहाँ पे, तो हो सकता है यहाँ पे 16% आ जाएगा। 16% पानी के कॉरस्पॉन्डिंग में आपको जो गामा मिला वो आपको मिल गया मान लीजिए 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब ये कैसे पता चला, आपको ये कॉर्नर दिख गया, कॉर्नर से एक लाइन सीधा ड्रॉ कीजिए, यहाँ स्केल बना हुआ रहता है इस तरीके से, जिसमें आपको ये 16.8 16 14 मिल रहा है, उसमें आपको वैल्यू आ गया मान लीजिए 17। तो आपको क्या पता चल गया कि इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग वाटर कंटेंट कितना है 16%, गामा कितना है 17। तो आप फाइनल आंसर लिखेंगे कि फाइनल आंसर अब आप बताएंगे, क्योंकि आप तो 5 टेस्ट किए थे ना, तो इसमें से अल्टीमेटली फाइनल क्या होगा, तो फाइनल होगा कि आपका वाटर कंटेंट 16% पे गामा डी का जो वैल्यू है वो 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। यही आपका रिजल्ट निकल के आता है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में, और यही रिजल्ट निकल करके आता है आपको स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में आपको ये रिजल्ट आया, और सेम रिजल्ट आपको आता है मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में भी। ठीक है, अब यही जो हम आपको पूरा कहानी बताएं, अब इसी चीज़ को आप आ जाइए, अब आप पढ़िए थ्योरी में, क्योंकि अब आपका 2-3 क्लास हो गया है इसी कॉन्सेप्ट को समझाते समझाते। अब सबसे पहले आपको एग्जाम में पूछेगा स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट क्या होता है, और विथ नीट एंड क्लीन डायग्राम उसका प्रोसीजर एक्सप्लेन कीजिए, या कह देगा स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट को एक्सप्लेन कीजिए। तो पहले स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, बार बार स्टैंडर्ड और एक्चुअली टेस्ट से स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट जो आप पीछे पढ़े हैं, बार बार वो ध्यान आ जा रहा था। तो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट जो है वो आपको अगर पूछता है एग्जाम में कि स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट क्या होता है और उसका आपको प्रोसीजर बताइए, यानी तो आपको कहता है एक्सप्लेन कीजिए स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट को विथ नीट एंड क्लीन डायग्राम। इसका मतलब है कि सब कुछ बताना है। स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट अगर पूछा है तो कोई भी चीज़ ये मत सोचिए कि ये इंट्रोडक्शन वाला बता देते हैं, प्रोसीजर नहीं पूछा तो नहीं बताएंगे, प्रोसीजर भी बताना है, क्योंकि ये पूछेगा तो या तो 4 या 6, ये तो आपका क्वेश्चन 2 ही टाइप से रहता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये 6 मार्क्स में पूछा जा सकता है, क्योंकि इस यूनिट से आपको न्यूमेरिकल्स नहीं पूछेगा, इस यूनिट से आपको थ्योरी ही पूछेगा, और इस यूनिट से अगर कोई एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का बनना है तो वो आपको स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट या मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट बनेगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट के बारे में कुछ चीज़ें बताइए। जो जो हम आपको बताए हैं सब चीज़ें यहाँ लिखा हुआ है। सॉइल इज कॉम्पैक्टेड इनटू ए मोल्ड, एक मोल्ड के अंदर सॉइल को कॉम्पैक्ट करते हैं, 3 से 5 इक्वल लेयर्स बनाते हैं। तो अब आपको स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट पढ़ रहे हैं तो 5 नहीं लिखेंगे, ये मॉडिफाइड वाले के लिए 5 होता है, स्टैंडर्ड वाले के लिए 3 होता है। तो हम लोग सॉइल को कॉम्पैक्ट करते हैं एक मोल्ड में 3 इक्वल लेयर्स में। हर लेयर को हम लोग क्या करते हैं 25 ब्लो देते हैं। हैमर ऑफ स्टैंडर्ड वेट, एक स्टैंडर्ड वेट के हैमर से हम लोग 25 ब्लो देते हैं। अब ये स्टैंडर्ड वेट आपको पता होना चाहिए, इस स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में कितना का हैमर होगा, कितना वेट का, वो पता होना चाहिए। हम लोग जो एनर्जी लगाते हैं, जैसे बार बार हम लोग ऊपर उसको ला करके हैमर को हम लोग उस पर प्रेस कर रहे हैं, आपको फोर्स दे रहे हैं, तो उससे जो एनर्जी जो आप लगा रहे हैं एक सॉइल के ऊपर, जो एनर्जी लग रहा है, जो आपका जिसको आप कह सकते हैं कॉम्पैक्टिव एफर्ट, कि कॉम्पैक्शन करने में आप कितना ताकत लगा रहे हैं। अंगूठे से कॉम्पैक्ट करेंगे तो कम एनर्जी लगाना पड़ेगा, पैर से कॉम्पैक्ट करेंगे तो ज़्यादा एनर्जी देंगे, रोड रोलर ले आएंगे तो और ज़्यादा एनर्जी देंगे। तो आपको जो एनर्जी है वो आपको इस टेस्ट में जो आप सप्लाई करते हैं वो 595 किलो जूल पर मीटर क्यूब का सप्लाई करते हैं। ये डेटा याद रख लीजिए, इसीलिए हम इसको रेड से हाईलाइट किए हैं ताकि आपको ये अलग से दिखता रहे। ये एनर्जी वाला वैल्यू क्या होता है ना, कि ऑब्जेक्टिव में कई बार फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेता है कि स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में एनर्जी कितना दिया जाता है सॉइल को कॉम्पैक्ट करने के लिए, और ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो 595 600 से याद रखिए, राउंड फिगर में इससे याद रह जाता है कि 600 के अप्रॉक्सीमेटली किलो जूल पर मीटर क्यूब एनर्जी देते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट डायमेंशंस जो है, एक तो मोल्ड जो है, जो आप ये डब्बा देखे थे जिसके अंदर हम लोग सॉयल रख रहे हैं, ये इस तरीके का, इसका वॉल्यूम कितना होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब स्टैंडर्ड है। हैमर मास कितना होगा, हैमर का वेट 2.5 kg का होगा। ड्रॉप ऑफ हैमर कितने हाइट से इसको गिराएंगे, तो 305 mm से गिराएंगे, 300 mm नहीं होगा, 305 mm, मतलब 1 फीट के हाइट से आप इसको गिराएंगे। ठीक है, द सॉइल इज मिक्सड विथ वेरिंग अमाउंट्स ऑफ वाटर टू अचीव डिफरेंट वाटर कंटेंट। सॉइल को क्या करते हैं, अलग अलग पानी के अमाउंट से बार बार हम लोग पानी मिलाते हैं और सॉइल बनाते हैं। मतलब एक सॉइल नंबर 1 जो बनाएंगे उसमें कुछ 5 लीटर पानी मिलाए, उससे हम लोगों का एक पेस्ट तैयार हो गया सॉइल का। फिर दूसरा एक सॉइल लिए, उसका सॉइल नंबर 2 बोले, उसमें 8 लीटर पानी मिला दिए, उससे आपका एक पेस्ट तैयार हो गया। फिर तीसरा एक सॉइल लिए, उसमें 12 लीटर मिला दिए, उससे एक आपका पेस्ट तैयार हो गया। बाद में सबको ओवन ड्राइंग में सबका एक सैंपल रखे और वाटर कंटेंट निकाल लिए।
ठीक है। तो अलग अलग वाटर कंटेंट करके हम लोग निकालते हैं। क्यों? क्योंकि 5 वैल्यूज़ 6 वैल्यूज़ अगर नहीं मिलेंगे तो आपका ये इस तरीके से ग्राफ प्लॉट नहीं हो पाएगा। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए एटलीस्ट 5-6 वैल्यूज़ अगर नहीं होंगे तो कैसे आप प्लॉट करेंगे किसी भी ग्राफ को, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये इतने सारे जो हम लोग सैंपल लेते हैं, आप सोचेंगे कि सर एक ही 2 सैंपल ले लेते हैं, उसमें जो वैल्यू आ रहा है वही पता चल जाएगा। तो कैसे पता चलेगा कि कितना पानी मिलाने के बाद आपका गामा जो है वो गिरने भी लग जा रहा है। अभी आपको हम ये लास्ट वाले में यहाँ पे हम आपको शायद ये अभी डायग्राम हम इरेज कर दिए, हम आपको भी बार बार बता रहे थे ना कि पानी हम लोग कुछ मिलाएंगे, इसमें शायद बता रहे थे। यहाँ पे देखिए 6% में 14 आया कि गामा, 10% में 16 आया, 15% में 16.8 आया, अभी तक बढ़ रहा है। 18% पानी बढ़ा दिए तो गिर गया, 16.6 हो गया। इसका मतलब है पता चलेगा ना कि कोई एक पानी का कंटेंट है जिसपे हम लोगों का मैक्सिमम गामा मिलता है। वो मैक्सिमम गामा निकालेंगे तभी तो मैक्सिमम लोड भी उठा पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग अलग अलग पानी का कंटेंट मिला मिला के अलग अलग सैंपल बनाते हैं। Several samples of the same soil but at different water contents are compacted according to the compaction test specification। जो हम आपको बताए कि अलग अलग पानी मिलाया हुआ अलग अलग वाटर कंटेंट वाला सॉयल हम लोग उसको मेज़र करते हैं और हम लोग उसी को फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग गामा डी जो है वो निकालते हैं, ठीक है। अब इक्विपमेंट को देख लीजिए। जिस मोल्ड में आप ये जो यहाँ देख रहे थे, ये जो आप इसको देख रहे थे कि इसमें आप अपना ये कॉम्पैक्शन कर रहे हैं, इस मोल्ड का आपको एग्ज़ाम में अगर देता है, ये क्वेश्चन पूछता है तो आपको बनाना है ये वाला डायग्राम। बाकी सब डायग्राम जो है वो समझाने के लिए हैं, ये वाला आप नहीं बनाएंगे, बना देते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन इसमें आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा पाएंगे। ये तो सिर्फ समझाने के लिए है कि मोल्ड कैसा होगा, हैमर कैसा होगा। ये आपका हैमर है और ये आपका मोल्ड है, तो ये तो आपको समझाने के काम आ रहा है। एग्जाम में बनाना है ये वाला और ये वाला। ये हैमर का क्रॉस सेक्शन है, अंदर में इस तरीके से कुछ आपको दिख रहा है, और ये आपका ये है आपका मोल्ड है। अब मोल्ड के ऊपर में एक कॉलर दिया हुआ है। कॉलर क्या करता है कि इस मोल्ड को अपने पोजीशन में इस आप नट्स की मदद से क्या करते हैं, कॉलर को फिक्स कर देते हैं, ताकि जब कॉम्पैक्शन होता रहेगा तो ये हिल करके इधर उधर ना जाए। तो हिल के इधर उधर नहीं जाएगा, मिट्टी बाहर नहीं गिरे, ये अपने पोजीशन में रहे, ऊपर ना उठ जाए ताकि नीचे से पता चला मिट्टी ही गिर गया। तो इन सारे के लिए आप क्या करते हैं, इसको लॉक करने के लिए इस कॉलर का और इस पूरे सिस्टम का उपयोग करते हैं, ठीक है। बस यही आपका इक्विपमेंट है। एपरेटस बोल करके आपको और कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ एक लिखना है, ए मोल्ड और बी हैमर। मोल्ड का डायग्राम ये वाला बता दीजिए और हैमर का डायग्राम ये वाला बना दीजिए, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अब इसकी कुछ कुछ चीज़ याद रखिए। इसका जो हाइट है आपका ये मोल्ड का, ये है 116.4 mm, ये स्टैंडर्ड है। अब इसमें जब आप 3 लेयर का मिट्टी डाल रहे थे कॉम्पैक्ट करने के बाद, तो एक लेयर जो है ये आपको लगभग क्या आ जाएगा, 35 से 40 mm के रेंज में आपका एक लेयर आएगा। कोई फिक्स्ड इसका वो नहीं है कि एकदम 16 mm ही होना होगा, क्योंकि मिट्टी को एग्जैक्टली 16 mm का लेयर बनाना भी डिफ़िकल्ट है। तो इसीलिए क्या करते हैं, आप पहले कुछ मिट्टी भरते हैं, इतना उसको कॉम्पैक्ट करते हैं ऐसा कि वो 35 से 40 mm के रेंज में एक लेयर आ जाए। फिर उसके बाद फिर आप मिट्टी भरे, फिर उसको कॉम्पैक्ट किए ताकि ये लगभग 2/3 जो है वो आप इसको इस पोर्शन को फिल कर ले। और फिर लास्ट वाला जो आप मिट्टी भरे फिर आप उसको कॉम्पैक्ट किए ताकि वो पूरा मोल्ड को भर ले। तो मोल्ड का जो हाइट होगा वो 120 से आप याद रख सकते हैं, 116.4 mm, 115 से 120 का रेंज याद रख लीजिए, इससे ये वैल्यू याद रह जाएगा। इसका जो डायमीटर है मोल्ड का वो 101.6 mm का है। 101.6 mm का ये सर्कुलर एक डायमीटर है इस तरीके का, ठीक है। अब ये हैमर जो आप जिसको गिरा रहे हैं इसके ऊपर, इस हैमर का डायमीटर कितना है, 50.8, मतलब आप कह सकते हैं कि इसका आधा ऐसा कुछ हैमर है। तो अब इस हैमर में ये ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये हैमर बिल्कुल मोल्ड के साइज़ का तो है नहीं जो पूरा का पूरा सॉइल एक बार में कॉम्पैक्ट होगा। मोल्ड का साइज़ बड़ा है, 101 का डायमीटर है, और ये जो हैमर है उसका डायमीटर 50 है। इसका मतलब इससे आधे साइज़ का है। तो हो सकता है हैमर इधर गिर जाए, हो सकता है हैमर इधर गिर जाए। अगर हम एक टॉप से देखते हैं मोल्ड को, तो हैमर आपका हो सकता है कि एक बार हैमर कभी यहाँ गिर जाए, हो सकता है हैमर आपका नेक्स्ट टाइम कहीं यहाँ गिरे, हो सकता है कहीं यहाँ गिरे, हो सकता है यहाँ गिर जाए, तो कहीं भी गिर सकता है, हो सकता है ऐसे गिर जाए। तो हैमर को गिराने का भी एक कॉन्सेप्ट है। अब वो कॉन्सेप्ट हम आपको डायग्राम से दिखा देते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। हैमर को इस तरीके से गिराना है कि मान लेते हैं अगर हम इसको 1 बोलते हैं, किसी को भी आप 1 2 3 4 बोल सकते हैं। अगर आप इसको 1 बोल रहे हैं
एक बार अगर आपका हैमर आप इस तरफ डायरेक्शन दिए हैं और यहाँ पे कॉम्पैक्ट किए हैं तो नेक्स्ट टाइम इसके ऑपोजिट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब जब 1 2 कर दिए हैं तो चाहे ऊपर 3 कर लीजिए चाहे नीचे 3 कर लीजिए, कोई नंबरिंग फिक्स नहीं होता है। तो जब इधर और इधर कर दिए तो फिर इधर और इसके ऑपोजिट में करना है आपको। फिर ये ध्यान रखना है कि जब पहला 1 2 3 4 कर दिए, मतलब अभी सबसे लास्ट कॉम्पैक्शन किस में किए, इस वाले वाला किए, यहाँ पे हैमर गिरा, इसको 4 बोले। अब नेक्स्ट 5 कहाँ से जाएंगे, तो 5 जस्ट इसके बगल में आधा ऐसे गिराएंगे, फिर 6 उसके बगल में गिराएंगे, फिर 7 ऐसे गिराएंगे, फिर 8 ऐसे गिराएंगे, फिर 9 ऐसे गिराएंगे। ऐसे ही करते करते 25 ब्लो लगना है ना, तो ऐसे ही करते करते हम लोग 25 जो है वो करते रहेंगे और लास्ट वाला जो है वो बीच में इस तरीके से गिरा देंगे। तो ये जो डायग्राम है यही बता रहा है कि पहला 4 जो है वो आपको एक फिक्स्ड पैटर्न में आएगा इस तरीके से। उसके बाद 4 जब यहाँ है तो 5 इसके बाद वाला होगा, फिर 6 उसके बाद, 7 उसके बाद, 8 उसके बाद, एट्सेट्रा। इसी तरीके से ये आगे बढ़ता रहेगा। लास्ट में एक हम लोग यहाँ पे इस तरीके से सेंटर पे कर देंगे। तो ये है आपके हैमर को ब्लो करने का पैटर्न। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि हैमर का डायमीटर जो है वो 50.8 है, 50 mm राउंड फिगर से याद रख लीजिए। हाइट 305 mm का ये बना हुआ है, इसलिए आपको याद रहेगा ये कि 1 फीट का रहता है। इसको स्लीव बोलते हैं ये बाहर वाले को, और इस वाले पोर्शन को रैम बोलते हैं। ये रैमिंग करने के मतलब कॉम्पैक्ट करने के काम आता है। इसको बोलते हैं हम लोग कॉलर। ये हो गया, इसको बोलते हैं मोल्ड। ये सारे आपके जो है वो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट कह लीजिए या मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट कह लीजिए, सबका यही इंस्ट्रूमेंट है। अब मॉडिफाइड प्रॉक्टर में आएंगे तो यही आपका हैमर क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा हो जाएगा, हाइट ज़्यादा हो जाएगा, इसका वेट ज़्यादा हो जाएगा। तो वो जब हम लोग मॉडिफाइड करेंगे तो वहाँ उसको डिस्कस कर लेंगे। रहेगा लेकिन यही चीज़, एक मोल्ड रहेगा, एक आपका हैमर रहेगा। ठीक है, अब आइए इसके प्रोसीजर पे। ये सब तो था आपको कि पूरा आपको हम थ्योरी की स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट क्या होता है, हैमर का वेट क्या होता है, इसका इक्विपमेंट का डायग्राम कैसा है। अब प्रोसीजर के सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सॉइल को बना लेंगे। बनाना क्या है, सॉइल जहाँ से भी आप उठा करके लाए हैं, सूखा रहे कि गीला रहे, आप उसमें क्या करेंगे कि कुछ पानी मिला दीजिए, या नहीं तो पानी पहले से मिला हुआ है। हो सकता है आप सॉइल जहाँ से लाए वहाँ पे नदी था, नदी के बगल में से आपको सॉइल लेके आए, तो ऑब्वियसली वहाँ मिट्टी के अंदर पहले से पानी मिला हुआ रहेगा। तो आप लैब में उठा के तो सॉइल ले आए। अब आपको क्या करना है, पानी को कुछ नहीं करना है, आपको बस उस सॉइल को कॉम्पैक्ट कर देना है। और उस सॉइल में कितना पानी है ये तो आपको पहले से पता नहीं है, तो ओवन ड्राइंग मेथड से जाना है और जाके वहाँ से वाटर कंटेंट निकाल लेना है। जो सॉइल आप उठा के लाए हैं उसको मोल्ड में डाले हैं तो उसका वेट आप मेज़र कर सकते हैं वेइंग मशीन से। उसका मोल्ड का वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब आपको पता है। आप गामा बल्क गामा जो है वो आप निकाल सकते हैं। अब ओवन ड्राइंग मेथड से आप डब्ल्यू भी निकाल लिए तो गामा डी आप निकाल सकते हैं, गामा डिवाइडेड बाई 1+W से। ठीक है, तो सॉयल आप उठा करके लाए, सॉयल में कुछ अमाउंट ऑफ पानी मिला हुआ है, आपको कोई आइडिया नहीं है कितना पानी मिला हुआ है। सबसे पहला प्रोसीजर आप क्या करेंगे, 25 ब्लो लगाएंगे आप रैमर का, जो 305 mm के हाइट से आपके सॉयल के ऊपर गिरेगा। ठीक है, सॉयल को हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग गिराएंगे, जब हम लोग ब्लो देंगे, हम आपको ना ये जो हम प्रोसीजर बताए ना, हम आपको ये प्रिसाइज करके बता रहे हैं। अब एक स्टार्टिंग से करेंगे कि हम लोग सॉयल को पहले पानी मिलाएंगे या पानी मिला हुआ होगा, फिर हम लोग मोल्ड में 1/3 डालेंगे, फिर उसको हम लोग कॉम्पैक्ट करेंगे और तब आता ही है 25 लेयर करेंगे। तो स्टार्टिंग का वो 1-2 पार्ट हटा दिए। आप ही एग्जाम में अगर आप नहीं लिखिएगा ना तो कोई इशू नहीं होगा। आप मेन चीज़ जो है वो आप लिख देंगे तो आपका प्रोसीजर डायग्राम इतना सारा जो इमेज दिए हैं ये बना देंगे, 6 मार्क्स आपका कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है, अब पहला स्टेप 25 ब्लो आपको देना है 305 mm के हाइट से। स्टैंडर्ड जो आपका हैमर का वेट होगा वो 2.5 kg का होगा। अब आपको दूसरा प्रोसीजर क्या है स्टेप, कि जब ब्लो देंगे तो कैसे देंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट द ब्लोज यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस एंड इंश्योर दैट द रैमर ऑलवेज फॉल्स फ्रीली एंड इज नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड। रैमर ऐसा गिरे कि वो बिल्कुल फ्री होकर के गिरे। ऐसा नहीं कि रैमर को आप पकड़े हुए हैं हाथ से और हाथ से ही उसको ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो वो फ्री फॉल नहीं कहलाएगा। फिर तो आपके हाथ से जो आप ताकत लगाएंगे वो आपका काउंट होगा। वो ज़्यादा भी हो सकता है, वो कम भी हो सकता है, लेकिन लैब में अगर फिक्स्ड कोई वैल्यू निकालना है तो उसको लैब के स्टैंडर्ड प्रोसीजर से चलना पड़ेगा। तो आर प्रॉक्टर ने क्या बताया कि हैमर जो है वो बिल्कुल ऊपर ले जाइए और छोड़ दीजिएगा तो वो फ्रीली गिरेगा ग्रेविटी को फॉलो करके। तो उससे जो कॉम्पैक्शन होगा वो स्टैंडर्ड कॉम्पैक्शन होगा। तो आपको क्या करना है, ब्लोज को यूनिफॉर्मली देना है। उसके लिए आपको क्या करना है, ये पैटर्न फॉलो करना है कि पहले 4 ब्लोज जो है वो आपके इस तरीके से होंगे और बाद के जो जितने भी सक्सेसिव ब्लोज हैं 4 से लेकर के 5 से लेकर के 25 तक के, वो सारे एक इस तरीके से सर्कुलर पैटर्न में फॉलो होंगे। ठीक है,
उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है कि सॉइल में जो सॉइल आप मोल्ड में भर रहे हैं वो सारे क्या होंगे, लेयर बाय लेयर भरे जाएंगे आपके। ठीक है, लेयर बाय लेयर भरे जाएंगे। 305 mm का हाइट होगा, 25 ब्लो देंगे हर लेयर पे और 2.5 kg आपका स्टैंडर्ड होगा। ये डायग्राम अगर आप बना दिए एग्जाम में, आपका मार्क्स कहीं डिडक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये होगा आपका एग्जैक्टली सारी चीज़ को, डिटेल्स को बहुत बारीकी से एग्जाम में बता देना। थ्योरी आप लिख ही रहे हैं, डायग्राम आप इक्विपमेंट का बनाएंगे ही, इंस्ट्रूमेंट का, और साथ साथ अगर आप ये सब कॉन्सेप्चुअल वाला और ये वाला जो आपके इमेजेस है, ये अगर आप एग्जाम में बना देते हैं फिगर, आपको ये बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, और दूसरा कि ये फिगर सब रहने से क्या होता है कि आपके ब्रेन में ये सारी चीज़ें छप जाती हैं। उसके बाद आज से लेकर के जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक जाएंगे ना, आपको ये याद रहेगा। और ये सारा जो है, सारा आपको AE-JEE लेवल का, डिप्लोमा लेवल का सारा आपको क्वेश्चन है। ये हाइट, ये लेयर में आपका ये मोल्ड का डायामीटर, उसके बाद रैमर का ये वाला डायामीटर, ये सारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। SBT पूछेगा आपके ऑब्जेक्टिव में, और यही चीज़ चला जाएगा आपको AE-JEE एग्ज़ाम के लेवल तक में। ठीक है, इसलिए ये वाला टेस्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बार पढ़िए और उसको याद कर लीजिए बिल्कुल अपने माइंड में। ठीक है, द सॉइल इन द मोल्ड विल बी डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स, ईच लेयर इज कॉम्पैक्टेड 25 टाइम्स। कहीं पे भी देखिए लेयर के हाइट के बारे में डिस्कशन नहीं किया हुआ है। क्यों नहीं किया हुआ है? क्योंकि ये टोटल 116.4 mm है। किसी भी हाल में आप एग्जैक्टली इसको 3 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अप्रॉक्सीमेटली 1/3, यहाँ भी अप्रॉक्सीमेटली 1/3 और यहाँ भी अप्रॉक्सीमेटली 1/3। अप्रॉक्सीमेटली का मतलब है कि एकदम इक्वल नहीं, लगभग 1/3 के आसपास। ठीक है, प्लेस अ सेकेंड क्वांटिटी ऑफ मॉइस्ट सॉइल। अब ये हो गया आपका पहला वाला सॉइल, जो आप पानी जिसमें आपका कुछ था। अब आपको ये एक गामा मिल गया, इसमें से आपको यहाँ आ गया गामा, आपको पता था, आपको W आप निकाल लिए ओवन ड्राई से और आप गामा D कैलकुलेट कर लिए। पहला स्टेप यहाँ कंप्लीट। अब आप कीजिएगा फिर से एक दूसरा सॉइल लीजिएगा, फिर से उसमें पानी क्या कीजिएगा, कुछ एक्स्ट्रा मिलाइएगा। अच्छा सॉरी, ये अभी हुआ आपका पहला लेयर का बात हुआ। ये जो आप इतना दूर कुछ किए, ये सारा आपको अभी आप पहला लेयर का किए। फिर से आप क्या करेंगे कि आप फिर वही वाला सॉइल को एक लेयर और डालेंगे, फिर सेम वही 25 ब्लोज देंगे, सेम वही पैटर्न फॉलो करेंगे कि 1 2 3 4, और यहाँ 4 दिए हैं तो 4 5 6 7 8, इस तरीके से करके आप ब्लोज जो है वो देते चले जाएंगे। लास्ट में एक यहाँ ब्लोज दे देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड लेयर पे आप करेंगे। फिर सेम आप करेंगे थर्ड लेयर पे। जब थर्ड लेयर पे कर देंगे, उसके बाद आपका सॉइल क्या हो जाएगा, फुल्ली कॉम्पैक्टेड हो जाएगा। ठीक है, रिपीट प्रोसीजर वंस मोर सो दैट द अमाउंट ऑफ सॉइल यूज्ड इज सफिशिएंट टू फिल द मोल्ड बॉडी विद द सरफेस नॉट मोर देन 6 mm अबव द अपर एज ऑफ द मोल्ड बॉडी। ये जो आप सॉइल भरते हैं ना, ये सॉइल तो क्योंकि आप अप्रॉक्सीमेटली भर रहे हैं, तो 3 बार जो आप लेयर्स को भरेंगे, तो ये ध्यान रखना है कि ये तीनों जो भरे, ये आपका टोटल हाइट मोल्ड का 116.4 है। तो ये टॉप पे जो सॉइल कुछ अगर एक्स्ट्रा रह जाता है ना, ये 6 mm से ज़्यादा ना रहे। इस टॉप से ऊपर 6 mm आपका अपर लिमिट है। 1-2 mm 3 mm 4 mm ऊपर है एक्स्ट्रा, कोई इश्यू नहीं है। 116 के बदले 118 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 120 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 122 से आगे नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यूनिट वेट आप निकाल सकते हैं, एक्चुअल वाटर कंटेंट आप निकाल सकते हैं। इससे आप क्या कर लीजिए, डिराइव कर लीजिए ड्राई यूनिट वेट इस फॉर्मूला से। ये फॉर्मूला आप यूनिट नंबर 2 में ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब सेम चीज़, इसी चीज़ को आपको क्या करना है, रिपीट कर देना है। अब रिपीट करना है कितने सैंपल्स पे, जितना सैंपल बनाने का मन करे। अभी आप इस वाले में देखिए, आपको टोटल 6 सैंपल्स बनाए गए हैं। एक ये वाला सैंपल था, इसमें वाटर कंटेंट मान लीजिए निकल के आया 9%, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको स्ट्रेंथ आ गया मान लीजिए 15। फिर सेकेंड आपका निकल के आया वाटर कंटेंट 10% पे, हो सकता है ये वैल्यू आ गया आपका 17.2। फिर थर्ड वाला आया मान लीजिए आपको 11% पे, फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू मिल गया 18.2 मान लेते हैं। फिर उसके बाद चौथा वाले में आपको पानी आप मिला दिए 13%, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको मिल गया वैल्यू मान लेते हैं कि 18.3 या 18 इसको भी बोल देते हैं 18.1 बोल देते हैं। ये 18.2 लिए हैं इसको 18.1 तो नहीं है, ये एक्चुअली 18.4 कर लीजिए इसको, ये थोड़ा हाइट में ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद फिर आप एक नेक्स्ट पानी और मिला दिए मान लीजिए 16%, इसके कॉरस्पॉन्डिंग अब आप देख लिए कि वैल्यू आपका कम आ गया है। फिर इसमें भी आप पानी और बढ़ाए, फिर आप देखें वैल्यू और कम आ गया है। इतने सारे वैल्यूज़ आपको आ गए। उसके बाद आपको अब दिखा यहाँ पे कि जो आपका कर्व जो है वो कुछ यहाँ के आसपास आपको दिखा कि यहाँ पीक बन रहा है।
अब ये थोड़ा बहुत आगे पीछे आपको हो सकता है, तो यहाँ पे आपको पीक बना तो आप क्या कि यहाँ से एक लाइन नीचे लाए, आपको पता चल गया कि 12% आपका ये पानी है जिस पे पीक आया है। ये जो 12% पानी है जिस पे आपका पीक गामा मिला है, मतलब गामा डी मैक्सिमम जो मिला है, इस पानी को हम लोग बोलेंगे ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, मतलब सबसे परफेक्ट पानी का परसेंटेज जिस पे हम लोगों को गामा डी मैक्सिमम मिल गया। अब गामा डी मैक्सिमम जानना है तो इसी लाइन को आगे खींचिए, ये जहाँ पे आके हिट करता है तो पता चल जाएगा कि 18.6 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये 12% के पानी पे आपका गामा डी निकल करके आया है। इसको हम लोग बोले गामा डी मैक्सिमम। ठीक है, ये वाला कर्व को आपको प्लॉट कर देना है। ये 5 सैंपल जो आप सॉइल के 5, 6, 7, 8 जितना भी आप बनाएंगे, जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, इनको प्लॉट कर देना है। प्लॉट करने में एक्स एक्सिस में वाटर कंटेंट रखना है, वाई एक्सिस में ड्राई यूनिट वेट गामा डी रखना है। ठीक है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है हम आपको समझा दिए, गामा डी मैक्सिमम जो आया ये हम आपको समझा दिए। ये चार्ट आपको एग्जाम में बना देना है। ये बना देने के बाद आपका यहाँ पे जो होता है ये वाला जो प्रोसीजर है ये आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, साथ में एक लाइन और बना दीजिए। ये लाइन कौन सा है, ये है जीरो एयर वॉइड का लाइन, मतलब जब एयर वॉइड एक भी नहीं छोड़ेंगे, पूरा जो है क्या करेंगे पानी भर देंगे वॉइड्स में, तब जो आपका यूनिट वेट आता गामा डी वो आता सबसे ज़्यादा। क्योंकि जैसे ही आपका कुछ भी वॉइड आप छोड़े, मान लीजिए 1% वॉइड छोड़े, 99% वाटर है, 99% वाटर के कॉरस्पॉन्डिंग 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आपको मिल गया आपका यूनिट वेट। लेकिन 1% जो वॉइड है ये क्या है, ये आपको खाली जगह है, हवा है। हवा है तो उसका तो वेट होता नहीं है। अब गामा है तो गामा का फॉर्मूला W बाई वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम तो उतना ही है, लेकिन वेट अभी भी आप क्या है थोड़ा सा आपका कम है, 99% है। मान लीजिए 100 kg अगर जगह था उसमें रखने का, तो आप 99 kg तो सॉयल रख दिए, 1 kg जो है वो हवा का जगह खाली रह गया, उसमें आप सॉयल भर नहीं पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे खाली जगह है आपका फंसा हुआ। इसका मतलब है कि 100 kg का एक डब्बा है, उसमें आप 99 kg ही सॉयल भर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि 1 kg जो है वो नहीं भर पा रहे हैं आप उसमें, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हवा उस जगह को ले लिया है। तो अब अगर हमको वॉल्यूम मान लीजिए हम 1000 बोल देते हैं, तो अब हम इसको 99/1000 करें और हम इसको 100/1000 करें, तो ऑब्वियसली 100/1000 का जो वैल्यू आएगा ये ज़्यादा आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर ज़्यादा है, यहाँ डिनोमिनेटर तो कांस्टेंट है। न्यूमरेटर यहाँ 99 है, यहाँ 100 है, तो 100 वाला वैल्यू ज़्यादा आएगा। तो जब आपका वॉइड ज़ीरो हो जाएगा, E इज इक्वल टू ज़ीरो, तो S इज इक्वल टू 100% हो जाएगा, तब जो आपका गामा आता है वो सबसे अल्टीमेट गामा आता है। इसको हम लोग बोलते हैं जीरो एयर वॉइड के कॉरस्पॉन्डिंग जो गामा आया, इसको बोलते हैं गामा थियोरेटिकल। कि अगर थियोरेटिकली बात किया जाए, किताबों में कॉपी पे बात किया जाए, तो ये गामा मेरा सबसे मैक्सिमम होता। ये कुछ निकलता आपका 18.8 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब फॉर एग्जांपल, लेकिन अभी आपका कितना निकला 18.6। ये जो 0.2 जो डाउन रह गया ना, वो डाउन रह गया इस एयर वॉइड की वजह से। तो एयर वॉइड है इसलिए ऐसा ग्राफ बना है। अगर एयर वॉइड नहीं रहता आपका, तो आपका जो वॉइड बनता, जो लाइन बनता, वो कुछ आपका ऐसा बनता। इसी लाइन को हम लोग कहते हैं जीरो एयर वॉइड लाइन, कि जब एयर वॉइड जीरो होता तो लाइन कुछ ऐसा बनता, यही कहलाता है जीरो एयर वॉइड लाइन। तो ये भी साथ में इसलिए बना दीजिए क्योंकि आपको ये बताना पड़ेगा कि कॉम्पैक्शन से कभी भी 100% स्ट्रेंथ ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम किया जा सकता है। अब वो मैक्सिमम 90% भी हो सकता है, 95% भी हो सकता है, 98% भी हो सकता है, लेकिन 100% नहीं हो सकता है। इसलिए जब भी आप ये इस तरीके का कर्व बनाइए, इस कर्व का नाम है आपका कॉम्पैक्शन कर्व, क्योंकि आप कॉम्पैक्शन कर रहे थे स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट से की मदद से, तो उससे जो आप कर्व बनाए ये कहलाता है कॉम्पैक्शन कर्व। अब एसबीटी में या किसी भी कॉलेज में किसी भी सेमेस्टर लेवल पे, चाहे डिप्लोमा हो चाहे बीटेक हो, क्वेश्चन ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि एक्सप्लेन कीजिए कॉम्पैक्शन कर्व को विथ नीट एंड क्लीन डायग्राम। तो फिर आपको कॉम्पैक्शन कर्व को भी एक्सप्लेन करना होगा, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट नहीं एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आपको पूछा है वो कि सिर्फ और सिर्फ कॉम्पैक्शन कर्व को बताइए, तो इस पूरे कॉम्पैक्शन कर्व की जो कहानी है, जो आपको यहाँ पे हम आपको सारा बताए हुए हैं, तो इस कॉम्पैक्शन कर्व को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये कॉम्पैक्शन कर्व कैसे बना, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ध्यान रखा जाता है, ये सारा चीज़ भी आपको एक अलग क्वेश्चन बन जाता है। तो इस यूनिट से जो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके अभी तक निकले, एक था आपका स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, दूसरा है मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, तीसरा है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन, और चौथा है आपका कॉम्पैक्शन कर्व।
इन चारों में से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और ये चारों टॉपिक इसलिए पढ़ लीजिए क्योंकि अगर कॉम्पैक्शन से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आने को कभी भी हुआ लाइफ में, तो इन चारों के अंदर से ही आपको मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा लीजिए जियो टेक्निकल का, उसमें अगर कॉम्पैक्शन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछा है तो नहीं पूछा है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा है तो वो इन्हीं चारों के अंदर में से आपको मिलता है। मॉडिफाइड प्रॉक्टर, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर, कॉम्पैक्शन का कर्व और आपका जो फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन है, इन सारे यही सारा ही एक्चुअली में कॉम्पैक्शन का टॉपिक है और कुछ है ही नहीं। तो आप आज क्या कंप्लीट कर लिए, आज आप कंप्लीट कर लिए आपका स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। इसका हम आपको डायग्राम भी दिखा दिए, हम आपको वैल्यूज़ भी बता दिए, थ्योरी भी बता दी और प्रोसीजर भी बता दिए। पहले 1, 2, 3 क्लास आपके लेक्चर्स में चले गए जो कॉम्पैक्शन समझाने के काम में आया। आज वाला क्लास आपको स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट पे आया, कल वाला क्लास आपको मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट पे आएगा, फिर उसके बाद आपको कॉम्पैक्शन, पहले हम लोग कल वाला नेक्स्ट वाला क्या करेंगे, कॉम्पैक्शन कर्व पहले डिस्कस कर लेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट किए हैं तो कॉम्पैक्शन कर्व को पहले डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट डिस्कस करेंगे। फिर जब सारे टेस्ट वगैरह हो गए, कर्व वगैरह हो गए, तब हम लोग आएंगे लास्ट टॉपिक में कि फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन, कि कॉम्पैक्शन को किन किन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। फिर कॉम्पैक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक लास्ट टॉपिक रहेगा सॉइल स्टेबलाइजेशन का। उसके बाद आपका ये टोटल कोर्स जो होगा जियो टेक्निकल का, जो एसबीटी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज वाले क्लास में जो हम आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन दिए, आपको ये ईजी लग रहा होगा, आपको ये समझ में आ रहा होगा और आपको कोई डाउट इसमें नहीं हो रहा होगा। थैंक यू।